फिल्म की शुरुआत होती है साल 1966 से। हम एवेरी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसे खेलते वक्त अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बाथरूम में पहुँचता है और बेसिन के नीचे वाले कबर्ड को खोलता है। वहाँ उसे अपनी माँ दिखती है। उसकी माँ कहती है कि वो बहुत भूखी है, वो उसे खाने के लिए कुछ ला दे। एवेरी उसके लिए किचन से सेब लाता है तो वो कहती है कि उसकी दोस्त भी बहुत भूखी है, क्या वो उसके लिए भी खाने को कुछ ला सकता है। तभी एवेरी के डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो ध्यान से बच कर रहे। पर तभी अचानक उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम जनवरी 1987 का सीन देखते हैं। अपोलो नाम का एक डॉक्यूमेंटेरियन हैरल्ड नाम के एक आदमी के पास आता है। हैरल्ड ने उसे खुद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हायर किया है। दरअसल कुछ सालों पहले हैरल्ड की बीवी और बेटा मर गए थे और उनका कातिल आज भी लोग हैरल्ड को ही मानते हैं। इसीलिए वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों तक अपना सच पहुंचाना चाहता है। हैरल्ड अपोलो को कुछ सूप और कुकीज ऑफर करता है पर अपोलो सिर्फ पानी प्रेफर करता है और फिर कैमरा सेट करके अपने काम पर लग जाता है। वो बेसमेंट में जाके शूट स्टार्ट करते हैं तो हैरल्ड उस भयानक पल को याद करता है जब उसे उसकी बीवी की डेड बॉडी मिली थी। इसी बेसमेंट में उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे जो इंसानी दांतों से मैच नहीं हुए थे। पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने के कोई पुख्ता सबूत नहीं थे क्योंकि हादसे वाली रात वो घर पर नहीं था। पर उसे र्यूमर्स से कभी छुटकारा नहीं मिला और लोग उसे आज भी गुनहगार मानते हैं। अपोलो पूछता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था तो वो कहता है कि वो अभी उसका मेंशन ना करे। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि हैरल्ड एवेरी का ही डैड है और एवेरी के साथ क्या हुआ था वो तो हमने देखा ही। हैरल्ड आगे बताता है कि आसपास के बच्चे मानते हैं कि उसका घर हॉन्टेड है और उसमें कोई विच रहती है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। फिर वो रियलाइज करता है कि आज शाम तक वो शूट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो रात में भी शूट कंटिन्यू करने के लिए अपोलो को एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करता है। क्योंकि अपोलो को पैसों की जरूरत है तो वो मान जाता है। जब अपोलो अपनी शूट की हुई फुटेज को चेक कर रहा होता है तो उसे उसमें हैरल्ड के पीछे कोई और भी दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए हैरल्ड उसे बुलाकर एक पुरानी फिल्म रील दिखाने लगता है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। उस वीडियो में हैरल्ड की डेड वाइफ जमीन पर पड़ी होती है। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा होता है। ये सब देखकर अपोलो की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और हैरानी की बात यह है कि हैरल्ड उस वीडियो को देखकर हंस रहा है। अपोलो वहाँ से जाना चाहता है। वो हैरल्ड के दिए हुए एक्स्ट्रा पैसे भी वापस कर देता है पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम अपोलो को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो हैरल्ड उसे बताता है कि किचन में रखे खाने के सारे सामान यानी कि सूप और कुकीज में बेहोशी की दवा थी पर तुमने सिर्फ पानी पिया, पर उस पानी में भी बेहोशी की दवा थी। टाउन के लोगों की कहानियाँ सच हैं। इस घर में रहती है एक हजारों साल पुरानी विच। उसका नाम बीजल है। उसे सरवाइव करने के लिए इंसानी मांस चाहिए होता है जिसके लिए इस घर में रहने वाले लोगों को सैक्रिफाइस देने होते हैं। इसी वजह से वो इतने सालों से जिंदा है और आगे भी रहेगी। वो सिर्फ जिंदा इंसानों का ही मांस खाती है और हर 300 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। हैरल्ड कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं जिसमें से एक उसकी बीवी ही थी। बीजल ने कई दिनों तक उसकी बीवी की बॉडी पर फीड किया जो देखना उसके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था पर बाद में उसने ऐसे रहना सीख लिया। अब उसके ऊपर बीजल को फीड करने की जिम्मेदारी आ गई है। शुरू में उसके लिए ये सब मुश्किल था लेकिन जब उसकी दूसरी बीवी डोलोरेस उसकी जिंदगी में आई तो सब आसान हो गया क्योंकि वो भी इस सब में उसकी भागीदार है। फिर हम देखते हैं कि हैरल्ड की आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं यानी कि बीजल ने उसे कंट्रोल करके उसे पोजेस कर लिया है। इसी बीच अपोलो अपनी जेब से एक पॉकेट नाइफ निकालकर अपनी रस्सी काट लेता है और वही नाइफ हैरल्ड की गर्दन में घुसा देता है। पर इससे पहले कि अपोलो वहाँ से निकल पाए बीजल वहाँ अपने असली रूप में अपीयर हो जाती है। अपोलो चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है कि कोई दरवाजा खोल दे। डोलोरेस दरवाजे के बाहर ही बैठी होती है पर वो दरवाजा नहीं खोलती और बीजल अपोलो का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर कहानी साल 2003 में शिफ्ट होती है और उस घर में नेओमी नाम की एक नर्स आती है जो कि डोलोरेस का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट हुई है। डोलोरेस अभी भी इसी घर में रहती है। वो बहुत बूढ़ी हो गई है और चल फिर नहीं पाती है। नेओमी जब डोलोरेस को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उसमें उसे शार्लेट नाम की एक नर्स जो उस जगह पर उसके आने से पहले काम करती थी उसके कुछ वॉइस नोट्स मिलते हैं। नेओमी उन्हें सुनने लगती है। शार्लेट कहती है कि उसकी पेशेंट डोलोरेस के साथ कुछ अजीब हुआ था। उसे 1 महीना पहले स्ट्रोक आया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी चल फिर या बोल नहीं पाएगी पर नींद में वो कुछ अजीब बातें कहती है। वो उससे पहले काम करने वाली नर्स लिंडा को हर्ट करने की बात कहती है। शार्लेट ये भी मेंशन करती है कि उसे उस घर में हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर नेओमी एक और रिकॉर्डिंग प्ले करती है
जिसमें डोलोरेस की आवाज है। वो किसी से कोई काम करने को मना कर रही है और कह रही है कि बस एक काफी है। नेओमी को कुछ समझ नहीं आता, पर अचानक उसे उसमें डोलोरेस की बजाय कोई और भयानक सी आवाज सुनाई देती है जो कह रही है कि शार्लेट को मार दो। यहाँ हम समझ सकते हैं कि नेओमी से पहले वहाँ काम करने आई 2 नर्सेस लिंडा और शार्लेट बीजल की बलि चढ़ गयी, उसका खाना बन गई। डोलोरेस अब ये सब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो बीजल से कह रही थी कि बस एक बहुत है, पर उस स्विच के आगे वो मजबूर है, इसीलिए उसे लिंडा और शार्लेट दोनों को मारना पड़ा। इधर नेओमी वो रिकॉर्डर डोलोरेस के पास रख देती है ताकि वो भी उसकी नींद में कई बातें रिकॉर्ड कर सके और समझ सके कि माजरा क्या है। फिर उसे बैठे बैठे नींद आ जाती है। जब थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो सामने डोलोरेस बहुत खतरनाक तरीके से उसे देख रही होती है। नेओमी चौंक कर उठ जाती है और रियलाइज करती है कि वो बस सपना देख रही थी। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे लिंडा और शार्लेट के आईडी कार्ड्स मिलते हैं और कुछ ही दूरी पर उसे अधमरी सी हालत में शार्लेट दिखती है। वो उसे बचाने आगे बढ़ती है, पर तभी वहाँ वो विच आ जाती है और नेओमी को भी अपना शिकार बना लेती है। फिर साल 2013 में एक यंग कपल लूकस और नोवा उस घर में आते हैं। लूकस डोलोरेस का बेटा है। उसकी पहली शादी से लूकस इस घर को बेचना चाहता है क्योंकि डोलोरेस की मौत के बाद वही उस घर का वारिस है। उसे वो घर वसीयत में मिला है। उसे लगता है कि अगर उसकी माँ ने हैरल्ड से शादी ना की होती और इस हॉन्टेड घर में ना आती तो शायद उसके साथ होती, जिंदा होती। उसने उसे अकेला छोड़कर उसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया क्योंकि उसे एक हॉन्टेड घर का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग लगा था उस वक्त, और उसने उसे पालने की बजाय हैरल्ड से शादी करना प्रेफर किया। नोवा के दिल में लूकस के लिए हमदर्दी है, पर उसे तो ये घर बहुत पसंद आया है। वो चाहती है कि वो हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो जाएं। वो कहती भी है कि ये जगह बच्चों को रेस करने के लिए एकदम सही है, पर लूकस इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे अभी बच्चे नहीं चाहिए और इस घर में वो लंबे वक्त के लिए हरगिज नहीं रुकेगा। एक रात सोते वक्त नोवा को बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ देखती है तो उसे 2 पैर नजर आते हैं, पर जब वो वापस ऊपर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर से नीचे देखती है तो इस बार वो पैर बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब वो ऊपर देखती है तो खुद को ही लूकस के साथ इंटीमेट होते देखती है और उन दोनों की ही आंखें एकदम सफेद होती हैं, जैसे बीजल से पोजेस होने के बाद हैरल्ड की थी। वो घबरा के उठ जाती है तो रियलाइज करती है कि ये बस उसका सपना था। अगले दिन उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो उसका दरवाजा खोलती है तो उसे कपड़े में लिपटा हुआ एक बेबी मिलता है। नोवा उसे गोद में लेकर खेलने लगती है। जब लूकस उसके पास आता है तो देखता है कि उसने तो एक मरी हुई बिल्ली गोद में ली हुई है। वो उस पर चिल्लाता है तो नोवा भी ये नोटिस करती है। वो भी शॉक रह जाती है। लूकस उस बिल्ली को फेंक देता है, पर उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं है कि बीजल कैसे धीरे धीरे उन दोनों पर काबू कर रही है। वो जानती है कि नोवा को बेबी की कितनी चाहत है और वो इसी इमोशन पर उसे एक्सप्लॉइट कर रही है। फिर लूकस नोटिस करता है कि नोवा ने अपना कैमरा ऑन छोड़ा हुआ है। वो उसे चेक करता है तो उसमें पिछली रात की वीडियो थी जिसमें वो इंटीमेट हो रहे थे, पर लूकस को तो ऐसा कुछ करना याद नहीं है। वो इस बारे में नोवा से पूछता है तो नोवा जवाब में बस ये कहती है कि वो सब सच में हुआ था और वो बहुत खुश होगी। यहाँ जाहिर है कि वो से नोवा का मतलब वो स्विच बीजल से था। नोवा वहाँ से चली जाती है। लूकस बहुत कंफ्यूज्ड है। वो जाकर बेसमेंट चेक करता है क्योंकि लास्ट टाइम नोवा वहीं थी। वहाँ उसे हैरल्ड की कैमरा रील्स मिलती हैं। वो उन्हें देखने लगता है। उसमें हैरल्ड की वाइफ और उसी विच की डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। लूकस नोवा के पास जाकर कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, पर नोवा वहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी लूकस को रियल्टर का फोन आता है। उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई बायर मिल गया है, लेकिन बायर चाहता है कि लूकस उसे छत की मरम्मत करके दे, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जिसका मतलब है कि उसे उस घर में और कुछ दिन गुजारने होंगे। पर मजबूरन लूकस को मानना पड़ता है। कुछ दिन बाद लूकस देखता है कि नोवा को वॉमिटिंग हो रही है। वो प्रेग्नेंट है। डिनर के वक्त वो नोवा को बताता है कि कल सेल डील फाइनलाइज हो जाएगी और वो दोनों कल ही पेरिस चले जाएंगे। नोवा कहती है कि उसके पास उसके लिए सरप्राइज है। वो रोमांटिकली उसके करीब आती है और अचानक उसी पर हमला कर देती है। लूकस चीखते हुए उठ जाता है और रियलाइज करता है कि ये उसका सपना था। नोवा उसके बगल में ही है। वो क्रीपी तरीके से पूछती है कि क्या तुमने वो एंजॉय किया, यानी कि जो सपना उसने अभी अभी देखा वो उसके बारे में पूछ रही है। लूकस सोचता है कि उसे उसके सपने के बारे में कैसे पता। वो जैसे ही उसे हैरानी से पलटकर देखता है, नोवा उसे चाकू घोंप घोंप कर मार डालती है। वो पूरी तरह बीजल से पोजेस्ड थी। फिर हम देखते हैं कि नोवा बेबी को जन्म देकर मर गई है और बीजल उस बेबी को खा रही है। क्योंकि 300 साल का टाइम फ्रेम पूरा हो गया था, तो बीजल ने लूकस और नोवा के थ्रू बेबी पैदा करवा लिया और वो इसी तरह यंग कपल्स के जरिए हर 300 साल बाद बेबी पैदा करवा कर उस पर फीड करती होगी।
जिससे उसे अमरता मिलती है। आखिरी सीन में एक और फैमिली उस घर में रहने आती है। वो इस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश हैं और इस बात से पूरी तरह अनजान कि आगे उनके साथ इस घर में क्या क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।